भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर चुनाव जीतना है और इसके लिए हर गुजरते दिन के साथ ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हां, चुनावों से पहले विपक्ष के नेताओं पर तो रेड पड़ते थे, उनका समर्थन करने वाले बिजनेस समूहों पर भी रेड पड़ते थे, मगर अब उन संस्थाओं पर भी रेड पड़ रहे हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का चुनावी लेखा जोखा देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आईपैक, वो आईपैक जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, वो आईपैक जो ममता बनर्जी के साथ काम कर रही थी, उन पर ईडी ने हाल ही में रेड मारा था। और अब डिजाइन बॉक्स पर रेड मारी गई है। अब आप सोचेंगे डिजाइन बॉक्स किसके साथ काम करता है? आपकी स्क्रीन पर अजीत पवार, और जैसा कि आप जानते हैं महानगर पालिका चुनावों में इन्होंने सुप्रिया सुले के साथ सांठगांठ की है, यानी कि ओरिजिनल एनसीपी और उससे टूटकर निकली एनसीपी जिसके प्रमुख अजीत पवार हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। नतीजा, क्राइम ब्रांच ने डिजाइन बॉक्स पर रेड मार दिया। डिजाइन बॉक्स के प्रमुख कौन है? नरेश अरोड़ा। एक जमाने में नरेश अरोड़ा कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, फिर वो कांग्रेस से जुदा हुए। कांग्रेस से न सिर्फ जुदा हुए बल्कि कांग्रेस को भर भर कर गाली दे रहे थे कि यह निहायत ही नाकारा पार्टी और न जाने क्या क्या। इनफैक्ट आपको याद होगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब इन्हीं नरेश अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की जम के तारीफ की थी कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे चुनाव लड़ना आता है, विपक्ष को तो चुनाव ही नहीं लड़ना आता और न जाने क्या क्या। अब चूंकि डिजाइन बॉक्स अजीत पवार का काम देख रही है, अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के साथ सांठगांठ की है या गठबंधन किया है, नतीजा डिजाइन बॉक्स पर रेड। अब मैं चाहूंगा कि आप सुने नरेश अरोड़ा क्या कह रहे हैं और उसके बाद मैं अपनी राय रखूंगा। हमारे डिजाइन बॉक्स के पुणे ब्रांच पर क्राइम ब्रांच से कुछ लोग आए थे। मैं ऑफिस में नहीं था, हमारे सीनियर लोग भी ऑफिस पे नहीं थे, तो जो कर्मचारी ऑफिस में थे उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्या काम होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या काम होता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। हमारे कर्मचारी होने के बाद जिनकी जितनी जानकारी थी उन्होंने उतनी जानकारी उनको दी और उसके बाद उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे, कुछ दस्तावेज दिखाने की बात की, कुछ नंबर मांगने की बात की। तो हमारे कर्मचारी ने उनको बोला कि हमारे सीनियर्स नहीं हैं, हम आपको ये जानकारी ऐसे नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे कर्मचारी संदीप ने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उस पर उन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच से बताया, अपना नाम भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हमारे सीईओ, हमारे सीनियर मैनेजर अमन सर का नंबर और नाम पूछा। जब हमारे कर्मचारी ने बोला कि हम आपकी बात करवाते हैं तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उसके बाद जब जानकारी हमें मिली, हम लोग उस टाइम पे एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत दादा की चल रही थी, हम लोग वहाँ व्यस्त थे। तो उसके बाद फिर हमने मालूमात करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि कोई कंप्लेंट ऐसा बताया जाता है कि उनके पास थी, जिसके आधार पे वो आए थे। उसके बाद वो जो नंबर देकर गए थे उस नंबर पर हमने उसके बाद अभी तक बहुत बार कॉल किया पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया है। पार्टी की तरफ से भी उच्च अधिकारियों से बात हुई है और उसमें अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। हमारी संस्था ने उनके साथ जो कोऑपरेशन की जरूरत थी, जो उन्होंने मांगी, हमने दी। ये अजीबोगरीब इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। इससे पहले आईपैक पर रेड मार दिया, वो आईपैक जो तृणमूल कांग्रेस का जो चुनावी रणनीति है उसे देख रही थी, और अब डिजाइन बॉक्स पर रेड सिर्फ इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ नहीं, सुप्रिया सुले के साथ सांठगांठ किया। यानी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी या जाएगा, उसके खिलाफ बीजेपी अपनी तमाम एजेंसीज के साथ प्रहार करेगी। यह महज इत्तेफाक नहीं है। इनफैक्ट ये जो नरेश अरोड़ा जिनकी मैं बात सुना रहा था, मुझे याद है दोस्तों जब चुनावी नतीजे आए थे तब ये तमाम न्यूज चैनल्स में जाकर कह रहे थे कि भाजपा को चुनाव लड़ना आता है, भाजपा एक चुनावी मशीनरी है। इसका सिर्फ एक जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के पास दो चीजें हैं, एजेंसीज की ताकत और अकूत संपत्ति, जबरदस्त पैसा। ये दो चीजें आप भाजपा से हटा दीजिए,
फिर इस नरेश अरोड़ा से मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी चुनावी मशीनरी है। यह दबंगई है दोस्तों, यह साफ तौर पर दबंगई है। अब तक आप उन धन्ना सेठों पर रेड मार रहे थे जो विपक्ष से जुड़े हुए थे, वहां तक बात समझ आ रही थी। विपक्ष के नेताओं पर रेड मारते थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, सबको आपने जेल में भेजा चुनावों से पहले। यह सब हो रहा था, इसके जरिए आप लगातार विपक्ष को बदनाम कर रहे थे। और अब आप उन एजेंसीज पर भी रेड मार रहे हैं जो उनका चुनावी काम देख रहे हैं। कितना बड़ा मजाक बना दिया है। और समानांतर तौर पर आयुषी कर और नितिन सेठ की रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट पर देखिए, यह शॉकिंग रिपोर्ट है। एक वरिष्ठ चुनावी अधिकारी ने व्हाट्सएप के जरिए, जी हां, व्हाट्सएप के जरिए अपने जो अधिकारी हैं, चुनाव के अधिकारी हैं, उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिया। इस तरह से हमारा चुनाव आयोग काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती क्या है, और इंतजार कीजिएगा। जिस तरह से आईपैक पर रेड मारी गई थी और ममता बनर्जी ने उस वक्त जो बातें रखी थी आज वो गूंज रही हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले नितिन सेठी और आयुषी कर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जो रिपोर्ट कहती है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राज्य के अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक तरीके से निर्देश भेजे। इन निर्देशों से वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। क्या ऐसे चुनाव आयोग काम करता है कि व्हाट्सएप के जरिए आप एक दिशा निर्देश भेज दें और नियम बदल दिए जाएं? अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट सही है, और उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा कई अधिकारियों से बात की है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमें दिशा निर्देश व्हाट्सएप के जरिए मिल रहे थे। और यह खबर मैं आपको क्यों दिखाऊंगा? यह खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, यही बतलाने के लिए कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है। एजेंसीज अब न सिर्फ विपक्ष के नेताओं, उनके बिजनेस हाउसेस या उनसे जुड़े बिजनेस हाउसेस, बल्कि उन संस्थाओं पर भी दबाव डाल रहे हैं जो विपक्ष का लेखा जोखा देख रहे हैं, उनकी चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट्सएप के जरिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर गौर फरमाया जाए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राज्य के अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक तरीके से निर्देश भेजे। इन निर्देशों से वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है कि इनमें से कुछ निर्देश चुनाव आयोग के लिखित आदेशों के खिलाफ थे। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले यह आरोप लगाया था। टीएमसी के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कई राज्य अधिकारियों और चुनाव आयोग के एक सूत्र के जरिए इन व्हाट्सएप मैसेजेस की सामग्री की स्वतंत्र पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने डेरेक ओब्रायन की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। हमने यह भी पता लगाया कि वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान कुछ राज्य अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से वोटर रिवीजन प्रक्रिया को तय करने और बदलने के लिए स्पष्ट लिखित आदेश देने की मांग की। यह बात हमने मीटिंग में मौजूद 3 अधिकारियों से कंफर्म की है। इन व्हाट्सएप निर्देशों में यह भी कहा गया है कि चुनाव अधिकारियों को 3 घरेलू विजिट जो लिखित नियमों में अनिवार्य है पूरा करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वो वोटर को इस नई तारीख से पहले अनुपस्थित मार्क कर दें। हमने इन अनौपचारिक निर्देशों की जांच की। 2 अधिकारियों ने वो मैसेज दिखाए और एक तीसरे ने अलग से पुष्टि की कि उन्हें भी वही मैसेज मिले थे। तो देखा आपने सरकारी नियमों की किस तरह से धज्जियां खुद चुनाव आयोग जो है वो उड़ा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए आदेश जारी करो, ऐसे आदेश जो लिखित आदेशों के विरुद्ध हैं। सीधी सी बात दोस्तों, ये चुनाव कराने का ढोंग क्यों? जब आपको यही ड्रामा करना है, यही हरकतें करनी है, तो ये ढोंग क्यों? क्या कर रहा है ये शख्स ज्ञानेश गुप्ता? यह व्यक्ति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया है
और भारतीय जनता पार्टी, जिसने साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है, यह मन बना लिया है। यही वजह थी जब आईपैक पर रेड पड़ी थी तो ममता बनर्जी उस रेड में घुस गई थी और कुछ दस्तावेज बाहर लेकर आ गई थी और सीधा प्रहार किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। सुनिए उस वक्त क्या ड्रामा हुआ था। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. यही नहीं, ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री से कहा था, अपने गृह मंत्री को संभालो वरना ठीक नहीं होगा। ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में, सुना जाए। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. सबसे बड़ी बात, और यह मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, जिस तरह से रेड मारी जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी पर कभी कोई रेड पड़ती है? आप और हम सब जानते हैं, जिस गुप्त चुनावी चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया था, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? कमल को, यानी भाजपा को। अब क्या इस बात की जांच हुई कि किन धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया गया था गुप्त चुनावी चंदे के एवज में? यह सवाल तो उठना चाहिए ना। यही सवाल अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और यही सवाल ममता बनर्जी ने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति की जांच कौन करेगा भाई? सुनिए। मैंने जो सुना, उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है, अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया कि वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको आप नाम बता सकती हूँ,
लेकिन हम काटिसी मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। উই আর জেন্টল, উই আর সোবার, উই আর कल्चरल पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर ये चलता रहा तो भारतीय चुनाव एक मजाक बन जाएगा, लोकतंत्र एक मजाक बन जाएगा। क्या एजेंसीज को इस तरह की आजादी होनी चाहिए कि वो कभी भी रेड मार सकें? क्या चुनाव आयोग अपने मन मुताबिक कुछ भी करता रहेगा और उन पर कोई अंकुश नहीं? राहुल गांधी के सवालों का जवाब आज तक नहीं दिया गया है। फिर हम देख रहे हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट में कि क्या हरकतें चल रही हैं, और फिर हम देख रहे हैं किस तरह से डिजाइन बॉक्स पर रेड मारी गई, उससे पहले आईपैक पर रेड। क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? सरासर नहीं। और इस देश के नागरिक होने के नाते हमें यह मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार को कटघरे में रखना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते अगर हम सरकार को कटघरे में नहीं रखेंगे, वो सरकार या वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है, तो यह लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी होगी। और इस मंच पर बगैर इस बात की परवाह किए कि मेरे शब्दों से किन लोगों को बरनौल की जरूरत पड़ती है, मैं सवाल करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।